बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। एनएमडीकेट प्रिपरेशन में आज ये थर्ड लेक्चर है। डे 3 में हम डिस्कस करेंगे आज डिस्कवरी ऑफ वायरस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। जो वायरस का स्टेटस है कि वायरस के लिविंग कैरेक्टर्स कौन से हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन से हैं, एंड वाई वायरस इज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सबसे पहले ज़रा हम डिस्कवरी की बात करते हैं। अगर आप इस वर्ड वायरस को देखते हैं तो ये एक लैटिन वर्ड है एंड दैट लैटिन वर्ड इज एक्चुअली वीनोम। क्या है ये? वीनोम है। गौर से देखें ज़रा, इस वर्ड वीनोम का जो मतलब है ये है पॉइजन। वर्ड वीनोम का मतलब क्या है? पॉइजन है। क्लियर है ये बात? वो तो आप जानते हैं पॉइजन किसको कहते हैं। अब ये याद रखें कि ये वर्ड पहले वीनोम का वर्ड ये एक अननोन चीज़ के लिए यूज़ की गई। वो अननोन चीज़ क्या थी? वो इन्फेक्शियस डिजीज़ थे, बट उसका काज मालूम नहीं था। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि एक डिजीज़ लग गया है, डिजीज़ है, यानी डिजीज़ के हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स ये मौजूद है, बट ये पता नहीं चल रहा कि इसका काज क्या है, किसने इसको काज किया है। नो काज वर नोन एट दैट टाइम। और इस तरह मार्कर ये ख़त्म हो गया, तो हम एक दूसरा मार्कर उठा लेते हैं। गौर से देखिए ज़रा, डिजीज़ है, डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स है, बट काज का पता नहीं चल रहा कि इसको किसने काज किया है। क्या ये बैक्टीरिया है, क्या ये फंजाई है, क्या ये कोई और चीज़ है? वायरस का पार्टिकल तो उस वक्त नोन नहीं था। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, याद रखें, फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस ये कब हमारे पास प्रपोज हुई ये बात? 1884 में चार्ल्स ने जब लिविस पास्चर के साथ काम किया और उन्होंने रेबिस का काज मालूम करना चाहा। ठीक है, बिल्कुल गौर से देखिए ज़रा, 1884 में एक डिजीज़ सामने आया, वो है रेबिस। ये रेबिस क्या है बेटा? आप देखते हैं कि जब कोई एनिमल किसी को काटता है, बाइट करता है, तो उसके सलाइवा से कुछ चीज़ ट्रांसफ़र होती है बॉडी में और उससे फिर कुछ साइन एंड सिम्टम्स अराइज होते हैं। तो इसके काज को जानने के लिए, देखने के लिए चार्ल्स ने लिविस पास्चर के साथ जब काम किया तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि इसका जो काजिटिव एजेंट है, काजिटिव एजेंट, वो असल में पास हो रहा है किस चीज़ से? फ्रॉम पोर्सिलेन फिल्टर। ये पोर्सिलेन एक ऐसा फिल्टर है बच्चे, ये याद कर लें, जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। तो बैक्टीरिया या उससे लार्जर जो चीज़ होगी वो इससे पास नहीं होगी, ठीक है ना? तो उससे स्मॉलर जो चीज़ है वो पास होगी। इस पोर्सिलेन में जो पोर्स साइज है वो आपके बुक में लिखा है 100 to 1000 नैनोमीटर, यानी इतना स्मॉल साइज है इसके पोर्स का कि बैक्टीरिया इससे पास नहीं हो सकता। इन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया था, इन्होंने सबसे पहले ये एविडेंस दिया, ये एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस के बारे में कि कोई एक ऐसी चीज़ है बैक्टीरिया से स्मॉलर जो डिजीज़ काज कर रही है, बट पता नहीं चल रहा था उस टाइम कि वो क्या है। फिर इसके बाद ऐसे हुआ, ज़रा तवज्जो से आप गौर से इधर देखें कि 1892 में लेविनस्की ने काम किया। 1892 में लेविनस्की ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? ज़रा आप तवज्जो से देखें किस चीज़ के ऊपर किया था। तो ये किया था जनाब टोबैको के ऊपर।
टोबैको लीव्स के ऊपर कुछ साइंस एराइज हुए थे, तब भी एक्सपेरिमेंट किया था। जब ज़रा हम स्टेप वाइज ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं ताकि आपकी समझ में ये आ जाए। बिल्कुल गौर से बच्चे आपने तवज्जो से देखना है ताकि कोई भी पॉइंट यहाँ मिस ना हो और MCQ आए तो फिर आपको पता हो। सपोज करें ये टोबैको का लीव है और इस टोबैको के लीव के ऊपर यहाँ ऐसे कुछ साइंस एराइज हुए। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, डॉट्स यहाँ पे लग गए हैं, स्पॉट्स लग गए हैं। तो इनिशियली लेविनोस्की ने ये कहा कि हो सकता है ये कोई बैक्टीरियल डिजीज हो। उसने क्या कहा कि हो सकता है ये कोई बैक्टीरियल डिजीज हो। तो उस वक्त उसने इसको ग्राइंड करके इसका एक्सट्रैक्ट ले लिया, इसका केमिकल एक्सट्रैक्ट जो है ये ले लिया। जब ये एक्सट्रैक्ट लिया तो क्या किया उसने, इस एक्सट्रैक्ट को यहाँ पोर्सिलेन से पास कर दिया। ये वो पोर्सिलेन फिल्टर है जिसमें ये नैनोमीटर के पोर्स हैं। इस एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे डाल दिया। तो आपको ऑलरेडी पता है कि पोर्सिलेन पोर्स से जो बैक्टीरिया है वो पास नहीं हो सकता। क्यों पास नहीं हो सकता बेटा? बैक्टीरिया जो है वो इस साइज से लार्जर है, तो जब वो इससे लार्जर है वो तो इससे पास नहीं होगा। तो देखिए मैं आसान सी बात आपको बता रहा हूं, स्मॉलर थिंग्स अदर देन बैक्टीरिया ये नीचे आ गए और बैक्टीरिया यहां ऊपर रह गया। जो चीजें स्मॉलर है वो नीचे आ गई और बैक्टीरिया ऊपर रह गया। फिर उसने क्या किया, इस एक्सट्रैक्ट को जो इस पोर्सिलेन से पास हुआ इसको लगा दिया एक हेल्थी लीफ के ऊपर। तवज्जो से स्क्रीन की तरफ देखें, हेल्थी लीफ के ऊपर इस एक्सट्रैक्ट को डाल दिया। जब हेल्थी लीफ के ऊपर इस एक्सट्रैक्ट को डाला तो ही वर सरप्राइज्ड कि यहां फिर से वही साइन एंड सिम्टम्स शो होने लगे, वही साइन एंड सिम्टम्स शो होने लगे जो इनिशियली थी। अब इसके जहन में एक बात आई कि ये साइन एंड सिम्टम्स जो शो हो रहे हैं ये बैक्टीरिया की वजह से तो हो नहीं सकते, क्योंकि पोर्सिलेन फिल्टर से तो बैक्टीरिया पास ही नहीं हो सकता। तो उसने ये कंक्लूड किया कि देयर इज समथिंग स्मॉलर देन बैक्टीरिया हु हैज द एबिलिटी टू कॉज डिजीज। सबसे पहले उसने ये कहा देयर इज समथिंग स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया हैविंग द एबिलिटी टू कॉज डिजीज, जो डिजीज काज करने की एबिलिटी उसके अंदर है। फिर 1900 में बहुत सारे ऐसे डिजीजेस सामने आए, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, ये सारी डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस सामने आए जिसकी वजह से पता चला कि हाँ एक कॉजेटिव एजेंट ऐसा है जो कि हमारे पास डिजीज काज कर सकता है। एंड दैट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस कॉल्ड TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट यहाँ तक? तो अगर आपसे MCQ में पूछा जाए कि वायरस की डिस्कवरी कौन से फिल्टर को यूज करके हुई, तो ये फिल्टर का नाम आपके सामने है। फिल्टर में पोर्स का साइज क्या है ये आपके सामने है। फिल्टर से बैक्टीरिया पास हो सकता है या वायरस, तो आपके सामने कि वायरस पास हो सकता है, बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम फिल्ट्रेबल वायरस इसको नाम दिया गया और वो WM स्टैनले ने 1935 में क्रिस्टलाइज किया जब इसको इन्फेक्शियस पार्टिकल को, तो कहा कि ये TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ये थी हमारे पास डिस्कवरी की कहानी कि वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई। एंड यू नो वेरी वेल नाउ कि द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। इस टर्म को आप याद करें, ये MCQ में आ सकता है कि द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड डैश, तो फिर आप कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ये थी डिस्कवरी। ये वो बातें जो बुक से रीड करनी की है, बट कुछ हद तक यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ताकि आपके लिए आसानी हो। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसकी तरफ जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस हमारे पास क्या है, इसमें स्टेटस ऑफ वायरस को डिस्कस करेंगे। वायरस कब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और कब नॉन लिविंग शो करता है, इसको जरा डिस्कस करते हैं। बिल्कुल गौर से देखिए मेरी तरफ, आप कैरेक्टरिस्टिक को तो याद कर लेंगे कि वायरस के लिविंग कैरेक्टर्स क्या है, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ इस कंसेप्ट को बच्चे क्लियर करना है।
कि वो कंसेप्ट आपके जहन में हो कि वायरस को हम बॉर्डर लाइन के ऊपर क्यों रख रहे हैं। वाई वायरस इज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये हो गया पेज चेंज। और अब देखते हैं हम वायरस का स्टेटस। अच्छा जी, वायरस को लिविंग क्यों नहीं कह सकते, वायरस को नॉन लिविंग क्यों नहीं कह सकते, ओवरऑल बात कर रहा हूं, तो ज़रा इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए जी, जब भी आप किसी चीज़ को लिविंग कहेंगे तो याद रखें कि लिविंग के लिए जो करैक्टर होगा इम्पोर्टेंट, वो होगा डीएनए एंड आरएनए। क्या मतलब है इसका? बिकॉज डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन। अब बच्चे, इस डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है, ये आरएनए उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है और इसको ट्रांसलेट करके बना देता है क्या? प्रोटीन। और मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं दैट द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड लाइफ। लिविंग तब बनता है जब वो प्रोटीन बनाए और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे। क्लियर है ये कंसेप्ट? अब वायरस के अंदर तो दोनों नहीं है। वायरस में जीनोम तो है बट दिस कंटेन एदर डीएनए और आरएनए। दैट इज व्हाई वायरस को आप लिविंग नॉन लिविंग नहीं कह सकते, बल्कि दिस इज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब मैं यहां दो तरह के कैरेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं कि वायरस लिविंग कब होगा, लिविंग कैरेक्टर्स इसके कौन से हैं, और वायरस नॉन लिविंग कब होगा, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स इसके कौन से हैं। देखिए बच्चे गौर से, शाबाश, जरूरी है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लिविंग के अंदर डीएनए एंड आरएनए दोनों होते हैं। पहले इस कंसेप्ट को जरा सीख लेते हैं। सपोज ये एक लिविंग सेल है, तो एज यू नो कि इसके अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। अब देखें, एज वायरस कंटेन एदर डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई एक है, या तो डीएनए है या आरएनए। तो फर्ज करें कि एक वायरस जो है ये डीएनए कंटेनिंग है, तो ये जब इस होस्ट पे अटैक करेगा तो इसके आरएनए को यूज करके प्रोटीन बना लेगा। या एक वायरस अगर आरएनए कंटेनिंग है तो ये इस होस्ट पे अटैक करके इसके डीएनए को यूज करेगा और वो अपने लिए प्रोटीन बना लेगा। सो सिंपल इज दैट कि जहां पे वायरस प्रोटीन बना सकता है वहां ये लिविंग होगा। जहां वायरस प्रोटीन बना सकता है वहां पे ये लिविंग होगा। जहां पे वायरस प्रोटीन नहीं बना सकता वहां वायरस क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। आसान सी बात है। तो अब आपने ये पॉइंट सीखना है, कंक्लूड करना है कि वायरस इज कॉल्ड लिविंग इनसाइड द लिविंग एंड वायरस इज कॉल्ड नॉन लिविंग इन नॉन लिविंग रीजन या आउटसाइड द लिविंग बॉडी। क्लियर है ये कंसेप्ट? अब आइए, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कि लिविंग कैरेक्टर्स है हमारे पास वायरस के। पॉइंट नंबर 1, वायरस को इनसाइड द लिविंग क्यों कहा जाता है? रीजन इज दैट कि वायरस कंटेन जीनोम। वायरस में क्या होता है? जीनोम होता है। और आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि वायरस का जीनोम या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। इससे पहले डे 1 के लेक्चर में हमने जीनोम के बेस पे क्लासिफिकेशन की थी, तो वहां मैंने 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोम्स को एक्सप्लेन किया था। याद होगा आपको, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ टेम्पलेट फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये 6 तरह के जीनोम्स को हमने एक्सप्लेन किया है। कहीं पे भी आपको वायरस ऐसे नहीं मिलेगा जिसमें अपना डीएनए और आरएनए दोनों हो। तो वायरस का अपना जो जीनोम है वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। भाई दोनों नहीं हो सकते। अगर दोनों होते तो फिर तो ये बॉर्डर लाइन वाला कंसेप्ट था ही नहीं। अगर दोनों होते तो फिर वायरस क्या होता? फिर वायरस लिविंग होता। क्लियर हो गई ये बात? द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस जीनोम के अंदर म्यूटेशन हो सकती है। इस जीनोम के अंदर म्यूटेशन हो सकती है। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वायरस का जो जीनोम है
ये जब लिविंग पे अटैक करता है तो ये रिप्रोड्यूस हो सकता है, ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है इनसाइड द लिविंग। और द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब ये रिप्लिकेट करता है तो ये डिजीज काज करता है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डिजीज काज करता है। क्लियर हो गई ये बात। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने एमसीक्यूज के लिए याद करनी है वो है दैट वायरस इज इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट। डिजीज काज करता है तो ये कौन सा हमारे पास डिजीज काजिंग मूड होगा इसका? सो वायरस इज एक्चुअली ओब्लिगेट पैरासाइट। क्लियर है ये कंसेप्ट? ये आप बार बार पढ़ चुके हैं, आसान सी बात है। अच्छा जी, एक और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि हमारे पास लिविंग कैरेक्टर है, वो ये है कि वायरस अल्ट्रावायलेट इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना, ये वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये याद कर लें कि अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट लिविंग पे होता है। एक चीज ऑलरेडी अगर लिविंग है तो इसके ऊपर तो इफेक्ट होता ही नहीं है। तो यहां ये एक लिविंग कैरेक्टर हुआ कि ये अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट। एक पॉइंट आपको जरूरी बताने लगा हूं, ये अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट, अल्ट्रावायलेट इसको डिस्ट्रॉय कब करेगा? जब ये इनसाइड द लिविंग हो। आगे जाके बैक्टीरियोफेज का एक साइकिल है जिसको लाइटिक साइकिल कहते हैं, तो आपने उसमें पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे कि जब बैक्टीरिया के ऊपर अल्ट्रावायलेट आता है तो वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। अगर इसके अंदर बैक्टीरियोफेज हुआ तो ये भी डिस्ट्रॉय होगा। दैट इज वाई ये इस बैक्टीरिया को रप्चर करके बाहर निकल आता है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? इसको लाइटिक साइकिल कहते हैं, इसकी डिटेल आप वहां पे पढ़ सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रेन्स में वायरस अवेलेबल है, डिफरेंट वेराइटीज इसकी हो सकती है, एज जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन इसकी डिफरेंट होती है। ये हमारे पास कुछ लिविंग कैरेक्टर्स हैं। वायरस इन कैरेक्टर्स को शो करता है, इसलिए वायरस को आप लिविंग कह सकते हैं, बट ओनली इनसाइड द लिविंग। और बच्चे ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो ज्यादातर लिविंग के अंदर होंगे, ठीक है ना? ये क्या कौन से कैरेक्टर्स हैं? वो कैरेक्टर्स हैं जो इनसाइड द लिविंग होंगे। अब कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग, वायरस के वो कैरेक्टर जो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 ये है कि ये हमारे पास स्मॉलर आर लेस देन अ सेल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये छोटा है। लिविंग होने के लिए कम से कम एक सेल होना जरूरी है। जिस तरह प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में आप देखते हैं कि वो यूनिसेलुलर है, एक सेल है, तो भाई लिविंग होने के लिए एक सेल का होना जरूरी है। और वायरस जो है ये स्मॉलर देन अ सेल है। ओवरऑल ये क्या है? सेल से स्मॉलर है, इसलिए आप इसको लिविंग नहीं कह सकते। द सेकंड कैरेक्टर नॉन लिविंग, लिविंग के अंदर हमारे पास एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं। So absence of enzymes and especially coenzymes। अब देखें, अगर आपको याद है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, डे 2 के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वायरस के कोर में जीनोम होता है और फिर एंजाइम्स होते हैं। बट मैंने कहा था कि वो एंजाइम्स हर एक वायरस में नहीं होते, सिर्फ वहां होते हैं जहां जीनोम को कन्वर्ट करना होता है। तो हर एक वायरस में तो एंजाइम नहीं होता। तो एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड कोएंजाइम, चूंकि लिविंग में एंजाइम्स और कोएंजाइम होते हैं, इसलिए इसको हम लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ये एंजाइम और कोएंजाइम नहीं है। नंबर 3, इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, नो मेटाबॉलिज्म, यानी कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये रिएक्शंस इसके अंदर नहीं होते, इसलिए हम इसको लिविंग नहीं कह सकते। मेटाबॉलिज्म इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होती, इसलिए हम इसको लिविंग नहीं कह सकते। नंबर 4, दे कैन बी क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है। भाई इसको आप
मज़ीद स्मॉलर पीसेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट वो स्मॉलर पीसेस जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं, स्टोर एज अ केमिकल, यानी आप इसको एज अ केमिकल, जिस तरह फ्रीज़र में आप डिफरेंट चीज़ों को रखते हैं ना, नॉन लिविंग को, और वो स्टोर हो जाते हैं, तो इस तरह ये वायरस जो है इसको भी आप स्टोर कर सकते हैं और फिर बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है ये कंसेप्ट? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, लिविंग के अंदर रिस्पायरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एज यू नो कि रिस्पायरेशन दो तरह की है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रा ऑर्गेनिज्म लेवल और सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है एनर्जी रिलीज करने के लिए, और ऑर्गेनिज्म लेवल का रिस्पायरेशन इसका मतलब है ब्रीथिंग हो रही है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। इसको मजीद रिस्पायरेशन के टॉपिक में हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देख लें कि ये वायरस जो है इसके अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होता, चाहे वो ऑर्गेनिज्म लेवल का है या सेलुलर है। ऑर्गेनिज्म लेवल का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो एक सेल भी नहीं है, और सेलुलर लेवल का भी तब होगा जब ये एक सेल होता, तो ये तो लेस देन स्मॉलर देन अ सेल है। इसलिए वायरस जो है ये नॉन लिविंग है क्योंकि इसमें रिस्पायरेशन का प्रोसेस ये नहीं होता। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट वन, कि वायरस जो है ये इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल है आउटसाइड द होस्ट सेल। आउटसाइड होस्ट ये क्या होगा, ये इनर्ट पार्टिकल की तरह, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जब तक ये इनसाइड द लिविंग ना जाए। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से वायरस को हम रखते हैं बॉर्डर लाइन के ऊपर, क्योंकि वायरस जब इनसाइड द लिविंग जाता है तो वो डिजीज काज करेगा, लिविंग प्रॉपर्टीज शो करेगा, इनसाइड द लिविंग वो डिजीज काज करेगा, रिप्लिकेट होगा, उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट होगा, उसके अंदर म्यूटेशन होगी। ये सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ इनसाइड द लिविंग शो होंगे, और ऑन द अदर साइड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो वायरस में है वो लिविंग उसकी वजह से हो ही नहीं सकता, वो नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स हैं। मेटाबॉलिज्म नहीं होती, रिस्पायरेशन नहीं होती, स्टोर हो सकता है, इनर्ट बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। उम्मीद है ये सारे कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे, और इस पे अगर एमसीक्यू आ जाए इस लेवल का कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा लिविंग कैरेक्टर है, कौन सा नॉन लिविंग कैरेक्टर है, वायरस कब कौन सा बिहेवियर शो करता है, तो यहाँ आपको एमसीक्यू में गलती नहीं होगी। अभी तक बच्चे हमने कितने टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं इस चैप्टर के? डिस्कवरी ऑफ वायरस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हमने वो टॉपिक साथ में पढ़ने हैं एक दिन में, यानी कल डे 4 पे, कि वो जो सिलेबस में नहीं है बट सिलेबस से रिलेटेड है। वो टॉपिक्स कौन से हैं जो आपके सिलेबस में लिखा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो हमने जनरल स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया है, बट अब 3 वायरसेस को डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारे पास बैक्टीरियोफेज, एक होगा HIV और एक होगा फ्लू वायरस। ये 3 आपके बुक में चूंकि वायरसेस मेंशन है तो इनके स्ट्रक्चर्स को आगे जाके हमने डिस्कस करना है। सो मिलते हैं एक और लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक चीज़ और आपको बताते चलूँ, जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इस चैप्टर में हम एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, MCQs टेस्ट होगा, पहले से अनाउंसमेंट होगी, और वो टेस्ट जो है आप अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद उन्हीं MCQs को मैं लाइव डिस्कस करूंगा जिसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। सो तब तक के लिए कोशिश करें, ये टॉपिक्स को साथ साथ रिवाइज किया करें ताकि टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, पर टेस्ट का मज़ा और फ़ायदा तब होगा जब आप टॉपिक्स को, चैप्टर को, सिलेबस को 100% कवर करें। जब आप उस चैप्टर को कवर करेंगे ना, उसके बाद मैं टेस्ट लूँगा तो आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।